नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों नेशन नाउ पर हैं एंड नेशन नाउ इज ऑलवेज विद यू। और बाय द वे जस्ट आई मीन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द एंड ऑफ द शो आई माइट एज वेल टेल यू राइट नाउ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। एज प्रदीप जी ऑलवेज इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग, इट्स द fastest growing channel of the nation now. Fastest growing channel in the nation now. And thank you very much for all the support that you've been giving us. Your viewers, our viewership has been increasing. Not only has the viewership been increasing, Pradeep ji, the fact is that people are watching us in the sense that there are repeats all over the place. That people keep coming back to the same show again and again and again, which I think is amazing. So, and especially that 1 minute, 2 minute videos are absolutely viral. It's viral. It's just everywhere, all across. That shows the whole two, nation. That shows two things. A, people are in a hurry, and maybe they don't want to be bored by us. You know, कोई ज़्यादा लंबा अगर हम बोलते हैं तो लोगों को ज़रा बोरिंग लगता है कि यार बाद में देखेंगे, तो इसलिए शॉर्ट्स देख लेते हैं पहले। खैर जो भी है, बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के ऊपर भैया हम सच बोलते हैं, सीधी बात है, किसी को बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ओके फाइन, फर्स्ट लेट्स गो विद दी आई हैव जस्ट बीन टोल्ड फ्रॉम द पीसीआर कि भाई जो आपकी जो ग्रीटिंग है वो तो पहले दे दीजिए, उसके बाद आपको जो भाषण देना हो उसके बाद दीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यस। तो प्रदीप जी दो चीजें हैं, आज बड़ा मंगल है, लास्ट आखिरी है, ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगल है आज। तो लखनऊ में तो मतलब आज की तारीख में इतनी ज्यादा भीड़ होगी कहने की हद नहीं। अलीगंज के आसपास जहां पर आलिया बेगम ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया था, शुजाउद्दौला की दूसरी पत्नी, वो कहानी में ना जाने कितनी मरतबा यहाँ पे सुना चुका हूं, और कहानी सुनने वाली है साहब, कभी ना कभी दोबारा सुनाऊंगा मैं, कि एक मुस्लिम नवाब उसकी मुस्लिम पत्नी को हनुमान जी आते हैं सपने में और वो हनुमान जी का मंदिर बनाती हैं अलीगंज में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, और उससे बड़ा मंगल का त्योहार शुरू हो जाता है हनुमान जी का। जय बजरंग बली। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई रियली फील वेरी वेरी प्राउड। दिस इज माई इंडिया, इजंट इट योर्स? ये मेरा हिंदुस्तान है, आपका नहीं है क्या? और दूसरी चीज है प्रदीप जी, एक चीज बड़ी मुझे खटक रही है। एक बच्चा है उमर खालिद, उमर खालिद 5 साल से जेल में है सर। हम लोग तो हर एक को छोड़ देते हैं, मतलब उसको बेल तक नहीं मिली। क्या इजी है टेररिस्ट? उसने कहीं बॉम्ब प्लांट किए हैं, क्या किया है उसने, मतलब अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। I am sure somebody would be having a good explanation as to why that boy is still in jail. 5 years of his life are in jail. He has not been accused of any violence. He has not been accused of any violent crime. He has not been accused of terrorism. So why is he in jail? Anyway. But one other way of looking at it, he has gone through all the legal process. I think this matter has gone right to the Supreme Court. There's only one problem there. Yes. Legal process तो आपने बोला प्रदीप जी, बिल्कुल। He has exhausted all his नहीं सर, दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं आप पूरी बात सुन लें, दिल्ली हाई कोर्ट में जब भी उसकी बेल एप्लीकेशन आती है, इट इज ऑलवेज पोस्टपोन्ड। जज साहब कहते हैं बाद में सुनूंगा, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है सर। 6 बार पोस्टपोन हो चुकी है सिर्फ सुनवाई। आई फाइंड दैट स्ट्रेंज। मेरा ये कहना है, इफ ही इज गिल्टी ऑफ समथिंग, कन्विक्ट हिम, कन्विक्ट कर दीजिए ना, क्या है? अगर वो उसने कुछ दोषी है, कुछ गलत काम किया है, देशद्रोह का काम किया है, डालिए अंदर, फांसी दे दीजिए। लेकिन ये लटका के रखना मुझे नहीं लगता ठीक है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। दैट्स व्हाट आई थिंक। ये तो कांग्रेस ही क्या करते थे सर बहुत पहले। अब ये बीजेपी के रिजीम में भी ये आदत कहां से आ गई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। But the other lady, Sheila Rashid is gone. She is now totally with Mr. Modi, Prime Minister Modi, and yes. she has changed herself totally. वो कहती है कि भाई हम लोग कश्मीर का जो भविष्य है वो हिंदुस्तान के साथ है, and we need to progress, we need our kids. She said, I got an opportunity to study at JNU. Why shouldn't the other Kashmiri kids also get the same opportunity? And she's absolutely right. उनके हाथ में आप कलम और लैपटॉप नहीं देंगे, उनके हाथ में आप पत्थर और बंदूक देंगे, क्या मतलब है ये? And she's absolutely right. On that there is no doubt. Right, we've got 3 very very important guests with us today. Let's go straight across to them. हाँ, देखिए सुशील व्यास जी, क्या हाल है सर? नमस्कार। नमस्कार। How are you, sir? भाई नमस्कार।
Fantastic. और हमारे दिलीप कुमार साहब, नासिर साहब, हाउ आर यू? एक्चुअली नासिर साहब आज आमिर खान की तरह दिख रहे हैं यार, मुझे तो क्या चक्कर क्या ये क्या चक्कर है यार? तुम हर बार तुम इतने मतलब छोटे दिखते हो उम्र में, साली 10 साल तुम्हारी उम्र जो है कम हो जाती है, ये क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन नासिर साहब? कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई है क्या, जिसका चेहरा देखकर ही रौनक आ जाती है मुंह पे? वाह! All three are looking dynamic today. Fascinating. And look at Mukesh Gandhi साहब, Yes, वाह! Look सब at, तीनों। he looks wonderful in black. तीनों का एकदम डिफरेंट लुक है आज। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम। कैसे हैं सर? जय सिया राम, जय नेशन नाउ। Fantastic. थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। ना सर साहब, पहले आपसे शुरू करता हूं, आप बड़े दिनों के बाद आए, क्योंकि सुशील व्यास जी और मुकेश गांधी जी से मुलाकात होती रहती है। आप जो हैं वो जरा बहुत बिजी रहते हैं, कांग्रेस की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, इसलिए बहुत कम आते हैं आप हमारे पास, लेकिन जब भी आते हैं आप रंग जमा के जाते हैं। तो नासिर साहब आप ये बताएं, मोदी जी का तीसरे टर्म का 1 साल हो गया, आज 1 year and 1 day है। आप मोदी जी के इस 1 साल को आप कैसे एनालाइज करेंगे? आपका क्या विश्लेषण रहेगा सर मोदी जी के 1 साल को, थर्ड टर्म के? नासिर साहब प्लीज बोलिए। बिल्कुल नहीं, आप थर्ड टर्म बोल सकते हैं, मगर 11 साल मोदी जी बेमिसाल कर रहे हैं। ठीक है, वो बेमिसाल कर रहे हैं तो कुछ हम लोग पॉइंट पे ही बात कर लेते हैं कि देश की हालात 11 साल में कितनी बदल गई। 11 साल में क्या इस देश में बेरोजगारी खत्म हुई? नहीं हुई होगी। क्या इस देश में महंगाई 11 साल में कम हुई? नहीं हुई। 400 रुपए का सिलेंडर 1100-1200 में बिका, आपने भी देखा। पेट्रोल डीजल का दाम कहां से कहां पहुंचा, आपने भी देखा। एजुकेशन स्तर पे देख लीजिए, एजुकेशन पे क्या हालत है देश का। आप गाँव में तमाम जगह चले जाए तो आपको ना टीचर मिलेंगे, ना सही से स्कूल मिलेगा। तो ना स्कूल की हालत बदली, ना बच्चों की हालत बदल रही। बेरोजगारी चरम पे रही, पर सरकार डाटा नहीं दे पाई। CIMS का ही रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बेइंतहा है, पर 11 साल में बेमिसाल कैसे हुआ वो इस सरकार को बताना चाहिए। क्या हॉस्पिटल बदल गया, स्वास्थ्य व्यवस्था बदल गया? आज हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स नहीं है। अगर कहीं डॉक्टर है तो बीजेपी के नेता उसे गालियां दे रहे होते हैं, उस पर अपनी रौब दिखा रहे होते हैं। पर आज कितने 100 लोगों पे एक डॉक्टर है सर, हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर ये बेमिसाल है तो किसको कहते हैं बेमिसाल सर? आप बताइए। क्या इस देश में 11 साल में लोगों की हालात क्यों नहीं बढ़ी? आज लोगों की इनकम कितनी है इस देश में? सिर्फ 2800 से लेके $3000 के बीच में साल में लोग कमा रहे हो, फिर भी लोगों के पास रोजगार नहीं हो, तो ये कैसा बेमिसाल है? किसान 700 किसान को मार दिया गया, ये कैसा बेमिसाल है? लोगों को बोलने से जेलों में डाल दिया गया, ये कैसा बेमिसाल है? हाँ, आप बताइए, हम पूछना चाहते हैं ये कौन सा बेमिसाल है जहां लोग धर के टोकरे खा रहे हो, नौजवानों को रोजगार ना मिल रहा हो, आवाज उठाने पे जेल के सलाखों में भेज दिया जाओ। अगर इसी को बेमिसाल कहते हो तो ये बेमिसाल उन्हें मुबारक से। I want to ask you, नासिर हुसैन साहब, बीजेपी का कहना है एक चाय वाला 11 साल और पूरे डायनेस्ट वाले यानी परिवारवाद वाले 60 साल, परिवार वाले डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले 60 साल और मोदी साहब के चाय वाले का 11 साल। बोले सबसे अहम चीज है ओपन डिफेकेशन, यानी बाहर ओपन खुले शौच करना टोटल बंद हो गया पूरे हर सिटीज में। ये उपलब्धि मानते हैं मोदी साहब। ओपन डिफेकेशन हमने बंद किया, खुले शौच टोटल वाइप आउट कर दिया है। थर्ड लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री, 30 मिनट में सब सेवा, ये नया स्लोगन है मोदी जी का। 30 मिनट में PM किसान, मुद्रा, जल जीवन, घर से नल, हर चीज 30 मिनट में। तो जन धन अकाउंट जो बोल रहे हैं, आवास, उज्ज्वला, जल जीवन, आयुष्मान, शौच, तो ये चाय वाला का 11 साल और पूरे डायनेस्ट वाला के 60 साल, और मोदी साहब उसमें भी अव्वल नंबर निकले। नासिर हुसैन साहब, बीजेपी का कहना है। ठीक है, बीजेपी कहेगी, कहना भी चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चाय वाला क्या, कोई भी बन सकता है देश में प्रधानमंत्री। ये बड़ी बात नहीं है कि चाय वाला बना या कौन बना। ये कांग्रेस की, बाबा साहब के, अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।
तो इसको लिए कांग्रेस को और बाबा साहब अंबेडकर को तो धन्यवाद कहना ही चाहिए कि हमने ऐसा संविधान लेके आए कि लोग चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री। पर मैंने जो आंकड़े बताए उस पर आप देखिए ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम इस देश में आप एजुकेशन पे हम कितना खर्च करते हैं सर? अपने जीडीपी का 4% भी खर्च नहीं करते। अब बताइए कहां से वो देश बदलेगा? आप बताइए। हम हेल्थ पे कितना करते हैं? 0.5% खर्च करते हैं सर। कहां से ये देश बदलेगा सर? ये सब चीजों पे क्यों नहीं हम बात करते हैं? जहां हम बुनियादी चीजों से पिछड़ रहे हैं उस पे बात नहीं। हम अच्छे अच्छे चीजों को दिखाना ये विपक्ष का काम नहीं है कि उनके बेरोजगार। उसके लिए मैं पहले भी कहता था, फिर कहता हूं, उनके पास मीडिया है, चैनल है, उस पर अपना ऐड देके वो दिखा सकते हैं। विपक्ष का काम वही होता है जो उनकी कमियां हैं उन्हें दिखाना। वो हम पूरी ईमानदारी से दिखा रहे हैं। ये सरकार माने या ना, हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, हम कह रहे हैं हेल्थ सेक्टर में काम नहीं हुआ है, हम कह रहे हैं स्कूल सेक्टर में काम नहीं हुआ है, शिक्षा स्तर पे काम नहीं हुआ है, किसानों के लिए काम नहीं हो रहा है। हम ये सारी चीजें बार बार बता रहे हैं, मगर सरकार कुछ और तरफ ले जाना चाह रही है। क्या हम कहते हैं देश बदलता कैसे? किसानों से बदलता है। किसानों की हालात क्यों नहीं सही? किसान क्या महाराष्ट्र में नहीं मर रहे, कर्नाटका में नहीं मर रहे, या दूसरे राज्यों में नहीं मर रहे? किसानों की हालात क्यों नहीं बदल रही? इस पे क्यों नहीं बात करते? हम किस चीजों पे बात करते? 30 मिनट में क्या मिल जा रहा है इस देश को? कौन सा सेक्टर में मिल जा रहा है? आप बताइए। हम जानना चाहते हैं ना, आखिर ये कौन सा काम? आप बोलते टॉयलेट बन गया, ठीक है टॉयलेट बना होगा, मगर क्या टॉयलेट बना क्या नहीं बना उसके अंदर भी आपको पता है कितना घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, यूपी में जहां पे बिल्डिंग दीवार बन गई तो टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की सीट लग गई तो दीवार नहीं। ये सब स्कीम ही चल रहा है। और जहां आज सरकारी नौकरियों में भर्ती बंद है, सेनाओं की हालत खराब करते चले जा रहे हैं अग्निवीर के नाम पे। जहां अगर पेपर लीक के मामला आ रहे हैं, यूपी में आज पेपर निकलता है नौकरी के, वो पेपर लीक हो जाते हैं। हर जगह तो आप करप्शन ही करप्शन है। ना आप बेरोजगारी खत्म कर पा रहे हैं, ना महंगाई खत्म कर पा रहे हैं, ना किसानों की। तो ये कौन सा बेमिसाल है? आप बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं, हम कुछ समझना चाहते हैं सर। सर एक छोटी सी चीज बोलूं। Whereas overall I agree with you. By the way, overall I agree with you. लेकिन आज की सरकार का यह कहना है कि जहां तक एजुकेशन बजट का सवाल है, 2025-2026 का जो बजट है उसमें पिछले साल के मुतल्लक 6.5% इंक्रीज किया गया। टोटल जीडीपी का कितना है? सर मैं उसी पे आ रहा हूं। सर मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं ना। 50,068 करोड़ एलोकेट किया गया हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू वन पर्टिकुलर एस्टिमेट, नासिर साहब सुनने वाली बात है, मुकेश गांधी साहब आपको भी सुनने वाली बात है, सुशील व्यास जी आपको भी सुनने वाली बात है। एंड सुशील व्यास जी has changed a little bit. He's grown a mustache. All three of them. वाह सर, सुशील व्यास जी ने मूछें निकाल लिए। सर एक एस्टिमेट के मुताबिक भारत का जो एजुकेशन बजट है वो मिनिमम 1.5 लाख करोड़ होना चाहिए। मिनिमम ये कहा जाता है 1.5 लाख करोड़ होना चाहिए, और हम दे रहे हैं सिर्फ 50,000 करोड़, और वो भी तकरीबन हायर एजुकेशन को। प्राइमरी एजुकेशन का जो बजट है इट इज लाफेबल सर। तो मैं आपसे पूछता हूं सुशील व्यास जी, आप ये बताएं सर, ये दो सब्जेक्ट्स विच आर वेरी क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट, मुकेश गांधी साहब हो, आप हो, नासिर साहब हो, प्रदीप साहब हो, सर दो चीजें हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड। ये दो चीजें होती है जो नासिर साहब ने अभी अभी बताई हैं, भले वो कांग्रेस के हैं। एक होती है हेल्थ केयर और दूसरी होती है एजुकेशन। सर दोनों में वी आर लैगिंग बिहाइंड सर। सुशील व्यास साहब प्लीज आप मुझे बताएं कि बॉम्बे शहर, चलिए बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, सिर्फ मुंबई की बात करें, बाकी हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, सिर्फ मुंबई की बात करते हैं। सर मुंबई में कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो असल में काम कर रहे हैं, और कितने वो सेंटर्स हैं जहां पर प्लान बनी थी और प्लान लागू भी हुई थी। और मैं बहुत खुश था उस वक्त, एकनाथ शिंदे साहब ने बाला साहब ठाकरे के नाम से न जाने कितनी डिस्पेंसरीज बनाई थी। सर आज क्या हाल है उनका? जस्ट बिकॉज द चीफ मिनिस्टर हैज चेंज्ड, हाउ कैन यू चेंज द स्कीम सर? व्यास साहब अब आप बोलें प्लीज। बजाज जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए आपने दोनों शिक्षा और स्वास्थ्य जी इन दोनों पे बात कही। जो नासिर भाई कह रहे थे बहुत सही कह रहे थे कि विपक्ष का काम आलोचना करना है, विपक्ष का काम प्रशंसा करना नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई रचनात्मक कार्य देश में होता है तो विपक्ष को आगे बढ़ के उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। ये प्रजातंत्र में एक अच्छे प्रजातंत्र की निशानी होती है।
1971 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी के अचीवमेंट पे कहा था वो दुर्गा है देश की। तो इस तरह से अगर कोई अच्छा काम हो तो उसमें प्रशंसा भी करने में कोई एतराज नहीं है। खैर, आपने एक ही प्रजातंत्र का पाठ शायद आत्मसात किया है आलोचना वाला, ठीक है, वो भी बात आपकी सही है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसकी चर्चा पिछले 4-5 साल से लगातार इस देश के अंदर चल रही है, वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद बना, जिसको हम पॉपुलरली NEP 20 कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में मोदी जी की आने के बाद जो आई है, उसमें तमाम तरीके के शिक्षा में सुधार और शिक्षा को किस तरह से इफेक्टिव तरीके से, प्रोग्रेसिव तरीके से बनाया जाए और उसको रोजगार उन्मुख कैसे बनाया जाए। शिक्षा में नई शिक्षा नीति जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है या कुछ हद तक हो भी गई है, उसमें हम रोजगार को किस तरह से बढ़ावा दें शिक्षा के द्वारा, उस पर जोड़ दिया गया है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा नासिर भाई जैसे मेरे मित्रों से कि उस शिक्षा नीति को जरा पढ़ें, गौर करें और देखें कि वर्तमान सरकार ने कितनी गंभीरता से देश के भविष्य के लिए, देश के आने वाली पीढ़ी को शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार की तरफ आगे उन्मुख करने के लिए स्वयं रोजगार विशेषकर बढ़ने का काम किया है। अब आप स्वास्थ्य के ऊपर कह रहे थे बजाज जी, विशेषकर मुंबई शहर के अंदर बाला साहब आपला दवाखाना जो जब मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे हुआ करते थे 7-8 महीने पहले, तब उन्होंने शुरू किया था, वो आज भी डिस्पेंसरियां चल रही है। देखिए, कहीं कहीं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटलों में हो सकता है कोई वर्कलोड ज्यादा होने से, पेशेंट ज्यादा होने से, या मान लो दवाइयां कम है, ज्यादा है, डॉक्टर नहीं है, कुछ थोड़ी सी अनियमितता हर जगह आती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जो डिस्पेंसरियां शुरू हुई है वो बंद हो गई। वो डिस्पेंसरियां महानगर पालिका के माध्यम से हो, राज्य सरकार के माध्यम से हो, यथावत चल रही है और उनमें सुधार की मैं मानता हूँ, बड़ी ईमानदारी से मानता हूं कि उसमें कार्य प्रणाली में जो तो थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है, वो सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी और निश्चित रूप से जो आम जनता तक उस स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक वो पहुंचे। व्यास जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्शन वॉज रिग्ड, महाराष्ट्र इलेक्शन वॉज रिग्ड एंड बार बार इसी से इलेक्शन कमीशन पूछने के बावजूद इलेक्शन कमीशन इज नॉट कमिंग क्लीन। शिंदे साहब ने जवाब दिया था, शिंदे साहब ने जवाब दिया ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है। तो क्या क्या मतलब था, और रिग होने वाला है या सुधार होने, सिविल इलेक्शंस में पूरा सफाई होने वाला, किस प्रकार से देखते हो आप? नामबियार जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया, मैं तो चाह रहा था कि आप ये प्रश्न पूछे। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी देश के विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने एक लिखित रूप से पहली बार को इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से 7 तारीख को बहुत डिटेल में देश की जनता के सामने कोई चीज रखने की बात कही और कहा कि ये महाराष्ट्र का चुनाव जो है नवंबर में जिसका रिजल्ट आया वो रिग हुआ। अब वो अपने दल के कार्यकर्ताओं की असफलता का बयान कर रहे हैं या आने वाले चुनावों के माध्यम से बिहार में जो संभावित हार है उसमें अपना पहले से ग्राउंड बना रहे हैं। अब आप 2 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए नामबियार जी, मैं पहले भी आपके चैनल में डिटेल में सारी चीज बता चुका हूं, अन्य चैनलों पे भी बता चुका हूं कि कोई भी चुनाव जब घोषित होता है उसके पहले जब ये वोटिंग लिस्ट बनती है तो वोटिंग लिस्ट बनने के दौरान सभी जो दल है, रिकॉग्नाइज दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, उनको बुलाया जाता है, उनके एजेंट्स को बुलाया जाता है उस प्रक्रिया को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, इसको BLA कहते हैं, ब्लॉक लेवल एजेंट्स। और मेरी जानकारी है महाराष्ट्र में 27,990 ब्लॉक लेवल एजेंट कांग्रेस पार्टी ने भी अपॉइंट किए हैं इस प्रक्रिया को देखने के लिए। तो वो जब वो वोटिंग लिस्ट बन रही थी, किसी का नाम निकल रहा था, किसी का नाम जुड़ रहा था, वो आज आप 7 महीने बाद चुनाव के उसको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता से राहुल गांधी जी से और उनके दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के वो 27,990 BLA एजेंट क्या कर रहे थे? अगर उस धांधली हो रही थी उस वोटिंग लिस्ट में तो उनका काम था उसमें फॉर्म 7 भर के ऑब्जेक्शन लेने का। सी देयर इज अ फॉर्म 6, देयर इज अ फॉर्म 8 और देयर इज अ फॉर्म 7 कि अगर कोई इलीगल तरीके से किसी का नाम डिलीट हो रहा है या किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड हो रहा है तो उसको ऑब्जेक्शन के। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं पूरे महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों में कितने फॉर्म 7 के माध्यम से कांग्रेस के साथियों ने BLA के रूप में ऑब्जेक्शन लिया? नहीं लिया। 111 या 112, मेरे पास आंकड़े हैं। तो वो अपने निकम्मेपन को आप थोप देंगे सत्ता दल के ऊपर। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
इलेक्शन जब अनाउंस हो जाता है तो उसके पहले ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट होती है, उसकी कॉपी सारे राष्ट्रीय पार्टियों को फ्री दी जाती है और कांग्रेस को भी दी गई। क्यों नहीं उसको रिव्यू किया, क्यों नहीं उसको देखा, क्यों नहीं उसको जांचा? जब उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट रिजल्ट वोटिंग लिस्ट का आया, फिर एक कॉपी उनको दी गई, क्यों नहीं उसको देखा, क्यों नहीं उसमें ऑब्जेक्शन किया? आज आप 7 महीने बाद कह रहे हो कि उसमें वो वोटिंग लिस्ट के अंदर धांधली हुई, अचानक 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़ गए, ये बढ़ गए। अरे भाई, तो आप पहले का भी देख लीजिए, 2004 में जब आप सत्ता में थे, कितने लोग 2004 और 9 के बीच में बढ़े, कितने 14 और 19 के बीच में बढ़े, कितने 19 और 24 के बीच में बढ़े। अब आप जरा थोड़ा सा पुराना भी देख लीजिए। कुछ कह देना बिना आधार के कह देना, ये अच्छी बात नहीं। फिर चलिए ठीक है, सारी चीजें हो गई। अब आप कहते हो वोटिंग लिस्ट के दौरान 5 बजे से लेकर बाद में अचानक कुछ 7% या 8% वोट बढ़ गए और वो जिसका फर्क करीब 41 लाख वोट के करीब होता है। अब मैं ये आपसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि 1,27,000 पोलिंग बूथ हैं महाराष्ट्र में थे चुनाव में, ये तो कोई ना नहीं कह सकता। अगर एक पोलिंग बूथ पे एक घंटे में भी हम माने कि 1 मिनट में 5 वोट के हिसाब से 1 घंटे में 300 वोट गिरे, तो 1,27,000 में 2 घंटे में कितने वोट गिरने चाहिए, गिन लीजिए आप। वो इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली कहा, जिसको कोई आज तक डिनाई नहीं किया, 1 घंटे में 58 लाख वोट गिर सकते हैं। तो 1 घंटे में 58 लाख वोट गिर सकते हैं, पहली बात। तो 5 बजे तक का आंकड़ा है, ऑफिशियली टाइम 6 बजे तक का था। उसके बाद जो लोग लाइन में खड़े थे, भारत का संविधान कहता है कि उनको वोटिंग का अधिकार है और उनको दिया गया। तो आप ये सारी चीजें जाने बिना समझे बिना, और फिर चलिए वो हुआ, आपका एजेंट हर बूथ के अंदर था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था तो कांग्रेस का था, राष्ट्रवादी शरद पवार का था तो शरद पवार का था, वो उद्धव ठाकरे जी का था तो उनका था। तो वो उनको एक फॉर्म 17C दिया गया। 17C वो फॉर्म होता है बजाज जी, जो सुबह से लेकर शाम तक लास्ट वोट गिरने का आंकड़ा होता है, जो वहां का पोलिंग बूथ का इंचार्ज साइन करके देता है, जिसको काउंटिंग के टाइम मिलाया जाता है। जब मशीन खुलती है, कितना वोट काउंट हुआ और कितना वोट गिरा, क्या मिसमैच हुआ है कहीं? 17C कितने 17C मिसमैच हुए 288 में से? तो ये तमाम प्रक्रिया है, उसको आप अपनाएंगे नहीं। आपके एजेंट चले जाएंगे, आपके एजेंट बैठेंगे नहीं, आपके एजेंट ध्यान नहीं देंगे, आपके पास कोई फीडबैक नहीं है, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। आप उठ करके एक जिसको कहते हैं कि हवा में एक आरोप लगा देना, वो गंभीर। और जिससे क्या होता है कि हमारी ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह, उनकी मान्यताओं पर, उनकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। आप उठाइए प्रश्न चिन्ह, लेकिन और कुछ आधार लाइए। जैसे जिन प्रक्रियाओं को मैंने कहा, हर प्रक्रिया पे कांग्रेस पार्टी के एजेंट्स को नियुक्त किया गया था, उनको कॉपियां दी गई थी, क्यों नहीं उन्होंने किया? चलिए सारी चीज हो गई, आपने कहे सब गलत हुआ, रिग हुआ, तो भाई अंडर सेक्शन 80 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्शन पिटीशन आप 45 दिन में रिजल्ट आने के बाद फाइल कर सकते थे। कितनी इलेक्शन पिटीशन महाराष्ट्र में फाइल हुई? मैं तो जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि अगर सही माने में अगर रिग हुआ है तो आपको किसने रोका इलेक्शन पिटीशन फाइल करने से? करेक्ट, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करते, दैट इज अ प्रॉपर वे। So let me now go across to मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी जी का जो 1 साल रहा है अभी ये 3rd टर्म का, और जैसा नासिर साहब ने कहा 11 साल, क्योंकि जो मैंने प्राइमरी स्कूल के ऊपर सवाल पूछा था उसमें व्यास जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर दी। आई वांटेड टू नो अबाउट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ primary schools over here in Mumbai, especially with regard to BMC and others. Now, and even as far as hospitals are concerned, Mukesh Gandhi sahab, we cannot shut our eyes to the fact that in Maharashtra we lack in medical care. सीधी सादी बात है सर। आज भी हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे, इवन इन मुंबई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, वहां का डॉक्टर जो है आपको बोलेगा कि वो फला प्राइवेट हॉस्पिटल से आप ब्लड टेस्ट करा के ले आओ, उस हॉस्पिटल से एक्सरे करा के ले आओ, और वहां पर आपका ईसीजी हो जाएगा। बिकॉज हर एक का किसी ना किसी प्राइवेट लैब से या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। यू नो इट, आई नो इट। सर ये नेक्सस तोड़ना पड़ेगा। अब आप बताएं सर, मुकेश गांधी साहब प्लीज। देखिए राजीव जी, ये जो मेडिकल फील्ड जो है पूरा हमारे हिंदुस्तान से लेकर के पूरे वर्ल्ड में है, वो बहुत ही करप्ट हो गया है जी, हो गया। और इसमें फार्मा कंपनियों का इतना बड़ा रोल है, वो मेडिसिन से लेकर लैब तक में इनका इतना बड़ा रोल है कि इतना पैम्परिंग होता है कि इसके कारण
आज कॉमन मैन के लिए मेडिकल जो कुछ भी ट्रीटमेंट लेनी है वो अपने बजट से बाहर हो गई है। पहले लड़की की शादी करानी तो कर्जा लेना पड़ता था। आज की परिस्थिति में ऐसा है कि आदमी को हार्ट अटैक आ गया, किडनी फेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कैंसर हो गया, तो उसको अपना, गरीब आदमी को अपना घर बेचना पड़ता है, सोना तो होता ही नहीं है। ये परिस्थिति तो है ही देश में। इसके लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले जितने भी पॉलिटिशियन है ना, उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए भेजिए पहले जी। आज तब वो जब वहां रहेंगे और उनको अनुभव होगा कि यहाँ ट्रीटमेंट कैसी होती है, तो वो आम जनता के लिए कुछ करेंगे। बाकी एक बात बहुत सही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर आज भी मेडिकल सुविधाएं अच्छी होने से, अच्छे इक्विपमेंट, केईएम नायर में आप कहीं भी जाओ तो अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट उनके पास है, डॉक्टरों की टीम भी अच्छी है, सब अच्छा है। फिर भी कुछ लेवल के ऊपर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, ये सब हॉस्पिटल का मैंने अलग अलग पेशेंटों के लिए, गरीबों के लिए दौरा किया है। जब हमारे राजेश टोपे हेल्थ मिनिस्टर थे और कोरोना का समय था, तो उसके आजू बाजू में मैं ये सारी हॉस्पिटलों में घुमा हूं और मैंने देखा है कि परिस्थिति बहुत विकट है। इसमें क्या है कि आदमी का आज एक करप्शन इतना ब्लड में चला गया है कि छोटी छोटी बात में वहां का कर्मचारी प्यून से लेकर के ऊपर तक इतना करप्शन चल रहा है कि उसके कारण जो सुविधा मिलनी चाहिए पेशेंट को वो नहीं मिलती है, अनएफोर्डेबल हो गई है। और आपने अक्षय कुमार की वो एक फिल्म देखी होगी कि आज बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में भी कितना टारगेट आता है। बीच में कोकिलाबेन हॉस्पिटल का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी दिखाया गया था कि वो डॉक्टर बेचारा परेशान है। वो डॉक्टर कहता है कि हम क्या पेरोल के ऊपर रखे गए हैं, मजदूर हैं हम, मुकादम है कि हमको इतने केस लाने चाहिए, इतने डायग्नोसिस कराना चाहिए, ये कराना चाहिए और यहाँ पैसा भरना चाहिए। और हर हेल्थ के जितने भी डिपार्टमेंट है सब बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, अभी आप बंबई में हमारे यहाँ सैफी हॉस्पिटल हुई है, वोरा कम्युनिटी की हुई है। जी जी। मेरे वोरा कितने दोस्त हैं, वहां 5% डिस्काउंट भी उनको कितनी रिक्वेस्ट करने के बाद में मिलता है। तो कौन सा चैरिटी ट्रस्ट उनके ऊपर प्रश्न पूछता है। वोरा कम्युनिटी का इतना बड़ा हॉस्पिटल हुआ तो क्या हुआ, हरकिशन दास हॉस्पिटल है या रिलायंस ने एक बाजू में यहां ले लिया, एक बाजू में दूसरे ने भाई ने ले लिया, पर क्या गरीबों के लिए यहाँ कोई चैरिटी में काम नहीं होता है। सब जगह ये चल रहा है। ये पूरा ये जो मैटर है ना सर जी, इसके लिए स्वतंत्र डिबेट करनी गांधी चाहिए। साहब। और हमारे हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल के अंदर परिस्थिति बहुत विकट है। गांधी साहब, इसको एक सेकंड, improve एक करनी मुकेश गांधी चाहिए। साहब। इसके अंदर मेरी तो बहुत सुझाव मुकेश है। गांधी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी नए नए बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने, जिन जिन का भी आपने नाम लिया, वो भी दे हैव ऑल बीन गिवन लैंड एट subsidized rates by the government because they are supposed to be charitable trusts, right? सब्सिडाइज रेट और उनको एक्स्ट्रा एफएसआई दी Yes, गई। and plus they get electricity also at subsidized rates. They get Yes. water also at subsidized rates. Number two, Yes. and they get tax exemptions. And Yes. they have promised in their charter. नासर साहब सुनने वाली बात है, अपने चार्ट, नासर साहब सुनिए, अपने चार्टर में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 30% बेड्स विल बी एलोकेटेड टू बीपीएल पेशेंट्स, बिलो द पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स। यू आर राइट। सर एक बेड दिखा दो मुझे अभी, ये जिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के आपने नाम दिए ना, एक बेड दिखा दो मुझे जहां पर कोई बीपीएल पेशेंट है। सवाल ही नहीं सर, सवाल ही नहीं। प्रदीप जी अब आप पूछें। मुकेश गांधी साहब, वी कम बैक टू मोदी 3.0। मोदी 3.0 बीजेपी खुद कह रहा है चाय वाले का 11 साल बेमिसाल, बट राहुल गांधी जी कह रहा है कि ये मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया इज फेक इन इंडिया। राहुल गांधी जी कह रहा कि स्टार्टअप नहीं है, बोले स्टार्टअप कम और शट डाउन इंडिया है। शट डाउन इंडिया, इट इज नॉट स्टार्टअप इंडिया, इट्स शट डाउन इंडिया। मुकेश गांधी साहब, राहुल गांधी जी आंकड़ा दे रहे हैं, 12,700 स्टार्टअप 2024 में बंद हो चुका है, एफडीआई डाउन। तो क्या 11 साल बेमिसाल है? राहुल जी पूछ रहे, मुकेश गांधी साहब। सर देखिए 2016 में ये स्टार्टअप चालू हुए और आज 16 जनवरी 2025 के अंदर
जो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम नाउ रैंक्स थर्ड इन द ग्लोबल, माने इन वर्ल्ड में थर्ड है स्टार्टअप का। इंडिया हैज रिजर्व्ड फॉलिंग 22nd प्लेस वर्ल्ड वाइड 2025, and despite this, country has 6 cities ranked in the global top 100 and stands out as one of the only 3 countries along with United Nations and China. तो ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है सर। और दूसरी बात ये है कि आज जब हमारे भारत का पॉपुलेशन 142 करोड़ 142 करोड़ 86,27,663 ये हमारा करंट 24 का हमारा पॉपुलेशन का फिगर है। और इसके अंदर पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से ये स्टार्टअप के माध्यम से 1.59 lakh startups recognized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT, or as on January 15, 2025, 1.50 lakh startups चालू हुए देश में। और क्या राहुल गांधी बिना देखे सोचे कोई भी फिगर के ऊपर अपनी चैलेंज कर देते हैं। और दूसरा कि थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हमारी इकोसिस्टम है इन द वर्ल्ड। एज ऑफ अक्टूबर 31, 10/24, 16.6 lakhs jobs across various sectors has been come out with this startup। और दूसरी बात कि जो जीडीपी 6.5 है 2024-25 and it is to be promoted by the Reserve Bank of India कि we can reach from 74 to 10.8 very soon in our GDP। तो ये जो देश का इतना बड़ा पूरा ये चल रहा है और उसके उपरांत इंडिया सेट ओवरटेक जापान as a fourth largest economy in the world 2025 as per the IMF in its World Economic Outlook WEO report released on 22 April 25। तो सर ये सारी सिस्टम को आप देखें और आप जाने और समझे तो आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप के माध्यम से हमारे देश में कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट चालू किया है, कितने इंडस्ट्रियाज। एक जमाने में था कि पंजाब के अंदर कुछ इंडस्ट्रियां चलती थी, उनको मदद मिलती थी और वो ग्रो होते थे, पर आज ऑल ओवर इंडिया में इतने स्टार्टअप चालू हुए हैं। और आगे जाकर के लोकल से लेके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और आगे जाकर के डिफेंस के प्रोडक्ट भी आज स्टार्टअप के माध्यम से आज हमारे देश को मिले हैं। Wonderful, sir. So let me go across to... इतना बड़ा मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बाद में अगर राहुल गांधी को बस खाली कोई नरेशन खड़ा करना है, रन डाउन करना है, हिंदुस्तान को बदनाम करना है, एक ही लाइन पे राहुल गांधी चल रहे हैं। जैसे अभी हमारे दोस्त ने इलेक्शन के बारे में बताया, ही इज अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर, ही इज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, he is against the reformation in India by Narendra Modi, he is against the history of the India is now what they were teaching in the English government, अंग्रेज गवर्नमेंट, और सेक्युलरिज्म के नाम पे एक तुष्टीकरण का जो इतिहास पढ़ाया जाता था, वो जब एक एजुकेशन सिस्टम नहीं आई और उसमें चेंज करा गया, तो ये सब बातों को राहुल गांधी अपोज करते करते ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, मिलिट्री के खिलाफ भी वो बोल रहे हैं। Sir, can I go to Nasir साहब now? ऊपर भी वो अलग Sir, please, मुकेश गांधी साहब। मुझे उनके सामने बहुत बड़ा राहुल गांधी के ऊपर विरोध है जी। कि he is doing आपने against nation। सर आपने प्रदर्शित कर दिया आपका जो विरोध है राहुल जी के खिलाफ। नासिर साहब अब आप बोले। नासिर साहब प्लीज। महाराष्ट्र इलेक्शन पे बोला तो मैं वहीं से शुरू होता हूँ। जी प्लीज बोलिए। तो इन्होंने बड़ा चालाकी से कुछ बातों को कह के निकल गए, पर पूरे मुझे लगता है पूरे डीप में नहीं गए। मैं कहता हूं कि 2024 में वोटर है 9,29,00,000 और 2019 में यही वोटर है 8,98,98 लाख। तो कितने का प्रतिशत बढ़ता है सर 5 साल में? आप देखिए, और यही 5 महीने के बाद दूसरा जब वो होता है विधानसभा का तो 9,70,00,000 हो जाता है, 5 महीने में बढ़ जाता है। अगर 31 लाख वोटर अगर बढ़ जाए तो ये सवाल है या नहीं है?
और इन्होंने कहा कि प्रतिशत की बात करते हैं, शाम 5 बजे तक वोट प्रतिशत होता है 57 से 58% के आसपास। अगर दूसरे तीसरे दिन वोट प्रतिशत बढ़ के 68% के आसपास चला जाए तो ये सवाल उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। अभी क्यों बोल रहा हूं सवाल उठाने के लिए, तो ये सुन लीजिए आंकड़ा। 2009 में यही महाराष्ट्र में वोटिंग होता है 60%, जब अगले दिन उसका फाइनल काउंटिंग आता है तो 59% रहता है, यानी 1% कम हो जाता है। 2014 में 62% होता है तो 60 फाइनल रिजल्ट आता है 63.89, 1% बढ़ता है। 2019 में 60% वोटिंग होता है और फाइनल आता है 61%। और 2024 में 58 होता है और फाइनल आता है 66%। तो ये 72-76 लाख वोटर जब एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो ये कहां से आ रहे हैं, ये जानने का हक है ना। और किससे सवाल कर रहे हैं? हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सवालों का जवाब कौन दे रहा है? सत्ता में बैठे हुए लोग दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश हो गई। इलेक्शन ऑफ इंडिया कोई जवाब नहीं देती है। जब हाई कोर्ट में हम लोग जाते हैं तो हाई कोर्ट ऑर्डर देती है कि सीसीटीवी फुटेज इनको दिया जाए, तो भारत की सरकार और चुनाव आयोग दोनों बैठ के क्या करती है, 1961 1932 एक्ट का एक कॉलम निकाल के एक एफिडेविट दे देती है कि इनको कोई रिजल्ट ना दिया जाए, ये निजता पे हमला होगा। ये कौन कर रहा था? जब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौन जा रहा था? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर बीजेपी के या उनके सहयोगी दल जब आवाज उठाते हैं तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं मिलीभगत हो सकती है। इस अगर एलओपी कौन है? संवैधानिक पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद है। उनके क्वेश्चन क्या हुआ, उसके जो सोशल राइट्स क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके स्वतंत्र अगर उनसे सवाल करते हैं तो कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। ये उनका जवाब देना उनका फर्ज बनता है। और हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? हमारे को सेटिस्फाइड कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी कि या बीजेपी के सहयोगी दल करेगी? सहयोग, मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं ये कैसे पता चलेगा जब हाई कोर्ट के फैसले को ये नहीं मानते? सर सुन लीजिए ना, आपको बड़े प्यार से सुन रहा था मैं, तो आपके बीच में टोका नहीं आप जब बोल रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा रिप्लाई दिया है? अगर कोई रिप्लाई आपके पास है तो बजाज भाई के चैनल आप अभी दिखा दीजिए हमें, वो रिप्लाई दिखाइए क्या रिप्लाई है। अगर है आपके पास कोई रिप्लाई लिखित में तो दिखाइए हमें। गूगल से आप गूगल पे सर्च करो। आप फिर गूगल पे ही रहिए, फिर आपका कोई जवाब नहीं है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है, अगर आपके पास एविडेंस है तो एविडेंस दिखाइए, फिर आप गूगल पे चले जाते हैं। यानी ये पूरी पार्टी ही गूगल रिसर्च पे बैठी हुई है, इसके पास अपनी कोई नॉलेज ही नहीं। नहीं, मैं अगर सवाल उठा रहा हूं आपके पास है तो आप दिखाइए, जो मैं आंकड़े दे रहा हूं उस पर गलत साबित करिए। पेपर नेक्स्ट टाइम आ जाइए, मैं आपको पेपर 1 लाख सुन लीजिए ना, 1 लाख बूथ से ज्यादा महाराष्ट्र में 12,000 बूथों पे इनका नंबर बढ़ जाता है। वही 12,000 बूथ पे बीजेपी जीत के आती है, 85 सीटों को इंपैक्ट कर रही थी। वो 12,000 सीट पे जहां बीजेपी कमजोर है वो सीट कैसे जीत के आ रही है? हम उस पर क्लेम कर रहे हैं, उसके सवालों का जवाब मिलना चाहिए। पर नहीं, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब ना देके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हमें जवाब दे रहे हैं। पर हमें जब एक संवैधानिक संस्था एलओपी है तो एक संवैधानिक संस्था से सवाल कर रही है, उसे जवाब देने का उसका फर्ज बनता है, पर वहां जवाब नहीं दे रही है। अभी इन्होंने कहा भारत में बहुत विकास हो रहा है, बहुत ज्ञान। अरे क्या इनकम है आपकी और हमारी, ये बताइए। हमारे देश के लोगों की इनकम कितनी है? जीडीपी कितना अपने एजुकेशन पे खर्चा करता है, कितना अपने शिक्षा पे खर्चा करता है, कितना हेल्थ पे करता है, कितना किसानों पे करता है? आप जापान के बराबर चलने जा रहे, तो जापान में बेरोजगारी दर कितना है, लोगों की इनकम कितना है? अगर हम चौथी इकोनॉमी दुनिया की बनती, अरे पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन हायर से क्या होता है? चाइना में भी पॉपुलेशन, आप पॉपुलेशन की बात में आपको, आप इनकम बताइए किसानों की क्या है, आप बताइए लोगों की इनकम क्या है? अरे सर आपको कुछ पता ही नहीं है, फिर क्या बात करें डेमोक्रेसी है? हम बात करें इनकम क्या है, आप डेमोक्रेसी में आ जाते हैं। आप बात करेंगे इसकी तो आप चले जाएंगे वेस्ट में। अरे आप टॉपिक पे रहिए ना, सब्जेक्ट पे रहिए, तो आपके व्यूअर को भी समझ में आएगा, आपके पार्टी को भी समझ में आएगा। आप इधर उधर की बात करेंगे तो ना आपको समझ में आएगा ना किसी को समझ में आएगा। ये बीच में बोलना अनडिसिप्लिन है। मैं ऐसे डिबेट में हिस्सा नहीं लेता हूं सर। अच्छा होंगे बहुत छोटा सा पार्टी का, पर मेरी आदत नहीं है बीच में टपक के किसी के बोलने की। अगर आपको बोलना है बजाज भाई, आप उनको परमिशन दे, बोलते आप बोलिए ना सर। मैं आपके पास आया हूं। मैं अपनी बातों को जब बीच में रखता हूं, मेरे लय को खराब करने की इनकी आदत है, ताकि देश की लय को ऐसे ही खराब कर रखा है। मैं जो सवाल उठा रहा हूं उसकी जवाब किसी ने नहीं दिया।
जो सवाल का जवाब उस पर रहिए। हमने महाराष्ट्र इलेक्शन में हमने जो संस्थानिक संस्था से जवाब दिया है, हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में ये सरकार गई है 1961 कलम 93(2)A में ये एफिडेविट देती है कोर्ट में जाके। कैसे दे सकती है? ये संवैधानिक संस्था। चीफ जस्टिस को क्यों हटाया? क्यों कैबिनेट मिनिस्टर को लेके आते हैं? क्यों आज निष्पक्षता पे इनके सवाल है? तो ये चुनाव बीजेपी जीत जाती, चाहे सिंधे जीत जाती, कोई जीत जाए उससे मतलब नहीं है। लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, लोकतंत्र में वोटों की चोरी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि इससे पहले बीजेपी नहीं जीती या दूसरी सरकारें नहीं आई। सरकारें आनी चाहिए पर लोकतांत्रिक तरीके से आनी चाहिए। लोकतंत्र में वोटों की चोरी से आएगी तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसी को बोलते हैं लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है। अगर ये बीजेपी पहले जीत के आती कोई गम नहीं था। अगर संस्थाओं पे हमला होगा तो ये आवाज उठेगी, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के वोटों की बात है सर। 140 करोड़ जवाब देना चाहते हैं, आवाज को हम चुप नहीं रह सकते। जवाब देना चाहते हैं, उठा रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं। व्यास जी बोलिए, व्यास जी बोलिए, रिस्पॉन्ड, रिप्लाई टू नासिर साहब। नामबिहार जी, मैं आशा करता हूं जिस उसूल पे नासिर भाई चलते हैं उसी उसूल पे मैं भी चलता हूं, और जितना शांति से हमने इनको सुना उतनी शांति से वो हमारा रिबेटल भी सुन लेंगे। आपने कई मुद्दे खड़े किए नासिर भाई जी। 288 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में आपके तमाम काउंटिंग एजेंट काउंटिंग 23 नवंबर के दिन गए होंगे। कितनी जगह फॉर्म 17 से मिसमैच हुआ कि उसका आंकड़ा महाराष्ट्र और देश की जनता के सामने रख दीजिए। क्या काउंटिंग के दौरान जो वोट गिरे थे, वोट काउंट हुए, उसमें कहीं फर्क आया क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये तमाम बातें होने के बाद क्या 15 मई को राष्ट्रीय दलों को रिकॉग्नाइज, जो 6 या 5 राष्ट्रीय दल हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिलाया था, बुलाया था कि नहीं, विचार विमर्श करने के लिए? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई? कांग्रेस के अलावा सारे दल गए, आप क्यों नहीं गए? जब आपको बुलाया जाता है तो आप जाते नहीं हो, चर्चा करते नहीं हो, संवैधानिक संस्थाओं के सामने बैठते नहीं हो। ये 15 मई 2025, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूँ नासिर भाई। अब दूसरी बात, आप जो बात कर रहे थे सीसीटीवी फुटेज की, वो कब मिलता है? जब आप कोई संवैधानिक तरीके से कोई इलेक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 80 फाइल करते, सेक्शन 801D(3)(4) उसमें ग्राउंड लेकर करते, इनलीगल तरीके से इलेक्शन हुआ है, इम्प्रॉपर वोटिंग हुई है, वो अगर आप चैलेंज करते तो आपको सीसीटीवी वहां प्रोड्यूस होता। सीसीटीवी प्रोड्यूस करने की जगह उच्च न्यायालय है, और सीसीटीवी प्रोड्यूस करने की जगह 24 अकबर रोड नहीं है कांग्रेस पार्टी की ऑफिस। वो सीसीटीवी फुटेज दिए जाएंगे जहाँ न्यायालय में हम न्याय व्यवस्था है, जिसको आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। दूसरी चीज, आपने कहा कि इतना वोट बढ़ गया, उतना वोट बढ़ गया। मैं बताऊं, लास्ट बजाज जी, काबिले गौर है चीज है कि मैं 3 उदाहरण आपको दूंगा। सबसे ज्यादा जो 2 घंटे में, पिछले 2 घंटे में जहां पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो एक है माडा विधानसभा क्षेत्र सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, एक नासिक में है वानी, एक अहमदनगर में है जी, अहमदनगर में है श्रीरामपुर। अब देखिए, अहमदनगर के श्रीरामपुर में कांग्रेस पार्टी जीती है, माडा में शरद पवार जी के उम्मीदवार जीते हैं, और वणी में जो नासिक में है वहां उबाटा के उम्मीदवार जीते हैं। यहाँ 14%, 18% और 13%, ये लास्ट दो घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो वहां के हैं। और आप ओवरऑल तो 7% ही बढ़ने की बात कर रहे हैं ना, और वो भी कोई गलत तरीके से हुआ तो सेक्शन 101D(3)(4) आपको अलाउ करता था चुनाव याचिका के माध्यम से जाकर। ये आप मुझे बता सकते हैं, माडा, वनी, श्रीरामपुर 14, 12, 13% लास्ट 2 घंटे में क्या बीजेपी के उम्मीदवार हैं या शिवसेना सिंधे के उम्मीदवार हैं या अजित पवार के उम्मीदवार? कौन जीता है वहां? तो वहां भी धांधली हुई है क्या? तो दिला दीजिए इस्तीफा उनको, तो फिर जनता के सामने जाने दीजिए। One small question to you, sir. The Congress has protested over one particular thing, which is voter turnout after the Election Commission released a provisional turnout at 5 p.m. on the polling day increased unprecedentedly by 7.83 percentage points, equivalent to almost 76 lakh voters. 5 बजे के बाद ये 76 लाख वोटर कहां से आ गए सर? जी जरा बताइए। बजाज जी, एक तो 5 बजे का जब आपको इलेक्शन कमीशन कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो उनके पास वो आंकड़े करीब 4, 4:15 या 4, 4:30 बजे के होंगे। 5 बजे के तो 3:30 बजे के होंगे। तो 3:30 बजे के बाद ऑफिशियल टाइमिंग 6 बजे तक का था, ये तो आप मानते हैं। वोटिंग का टाइम सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक का था।
और उसके बाद न्याय व्यवस्था और ये संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि जो वोटर उस कंपाउंड के अंदर आ गया उसको एक स्लिप दी जाती है कि उसको वोटिंग करना ही करना है। तो वो जितने भी वोटर थे उनको वोट देना अलाउ करना पड़ा, तो वो आंकड़े तो गिने जाएंगे। फिर मैं कहता हूं सबसे बड़ी चीज, एवरीथिंग सेड एंड डन, 17C कितनी जगह मिस हुआ? जो एक ऑफिशियल ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट है, हर बूथ में दिया जाता है, हर एजेंट को दिया जाता है, चाहे कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, ले जाओ और काउंटिंग के टाइम जब मशीन खुले उसमें अगर 956 बूथ है तो इसमें 956 वोट लिखे, तो वो कितने मिसमैच हुए? वो क्यों नहीं बताती कांग्रेस पार्टी? वो महाराष्ट्र की और देश की जनता के सामने क्यों नहीं रखती? इसका मतलब वो खाली हवा में फायर कर रहे हैं, उनके पास आधार कुछ नहीं है, खाली उनको कहना है, इसलिए कहना है। अरे हम वन मोर क्वेश्चन सर, वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ नासिर साहब, मैं आपके पास आता हूं, मैं जरा सवाल पूछ लूं फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन, आई फाइंड माय अंडरस्टैंडिंग। आउट ऑफ द 89 appeals that were filed before the first appellate authority, 89 appeals were filed, sir, by the way, by the Congress, by the first appellate authority, namely the district magistrate. Only one appeal was followed up with second appellate authority, that is the chief electoral officer. Therefore, it is amply clear that there was no grievance. That's what the election commission says. But what the Congress says is कि हम लोगों ने जितनी भी कंप्लेंट्स फाइल करी, they were just dismissed, कि सुनना ही नहीं। तो सर आप मुझे बताइए, ठीक है आप जो बोल रहे हैं चलिए ठीक है, होगा ठीक होगा, लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर, लाइक सीजर्स वाइफ, द इलेक्शन कमीशन शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट बट शुड बी सीन टू बी ऑनेस्ट। एट द मोमेंट क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट द इलेक्शन कमीशन। व्यास साहब, अब आप बताएं। नहीं देखिए, अब ऐसा है बजाज जी कि आपने जो बात कही इलेक्शन कमीशन के बारे में, ऑब्जेक्शंस के निपटारे के 89, मैं कहूँ 89 नहीं 89,000 थी, तो कांग्रेस पार्टी को आंकड़े रखने चाहिए कि जिसको माध्यम था फॉर्म 7, देयर इज अ फॉर्म 7 टू ऑब्जेक्ट फॉर डिलीशन ऑफ एडिशन ऑफ वोट इन एनी वोटर लिस्ट। तो कितने फॉर्म उन्होंने, चलो रिजेक्ट हुए, एक्सेप्ट हुए, आप बताइए देश की जनता के सामने आपने कितने फॉर्म भरे से, फॉर्म 7 कितने भरे, कितने ऑब्जेक्शन आपने रेज किए, वो आंकड़े तो रखो देश के सामने। वो नहीं रखोगे आप, क्योंकि किए ही नहीं। दूसरी चीज, अब आप ये जो दूसरा प्रश्न आपका क्या था भजन जी? मैंने ये कहा था इलेक्शन कमीशन हैज टू बी सीन टू बी अबव बोर्ड। अब वो राहुल गांधी जी ने जब प्रश्न उठाया तो इलेक्शन कमीशन ने, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा जैसे भारत के नागरिक के रूप में, कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बड़ी विनम्रता से कहा कि राहुल जी एक आप तरीके से, जो एक संवैधानिक और ये प्रॉपर तरीका होता है कि आप हमको राइटिंग में पूछिए, आप पेपर में आर्टिकल लिख के पूछ रहे हो, तो आप हमको इलेक्शन कमीशन को आप एज ए LOP या एज ए MP या एज देश के नागरिक के रूप में डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के पूछिए, वी विल रिप्लाई टू यू। इज देयर एनी लेटर रिटन बाय राहुल गांधी टू इलेक्शन कमीशन व्हाट इज रेजिंग इन न्यूज़पेपर? व्हाई नॉट? राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू और राजीव जी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मुकेश गांधी साहब, आई कम बैक टू यू। इलेक्शन ऑफिस से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि मुकेश गांधी जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, आई विल कम बैक टू यू, आई विल गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम, दिस इज योर चैनल, डोंट वरी अबाउट इट। नासिर साहब हैज टू रिप्लाई टू दैट, लेट हिम रिप्लाई। नासिर साहब बोलिए प्लीज। नहीं, ब्यास भाई ने कहा कि हमने कंप्लेन राइज नहीं किया। पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन राइज नहीं किया है। शायद पहले सुन लीजिए थोड़ा सा डिटेल में। बोलिए। जब तक कंप्लेन राइज नहीं करेंगे तो हम हाईकोर्ट यूं ही नहीं चले जाते और हाईकोर्ट यूं ही ऑर्डर नहीं दे देता। हम पिछले 4-5 महीने से इलेक्शन कमीशन से टाइम मांग रहे हैं कि आप हमें टाइम दो, वो एक बार भी टाइम नहीं दे रहे। इन्होंने कहा एक बार टाइम दिया गया और सारे पार्टियों को बुलाया गया, सारी पार्टी गई, सिर्फ कांग्रेस नहीं जाती है। पर शायद व्यास जी यहाँ पे थोड़ा चूक गए कि वहां कोई पार्टी नहीं गई सिवाय NCP और कम्युनिस्ट को छोड़ के, दूसरी कोई पार्टी वहां नहीं जाती है। और वहां पे क्या हुआ सबको पता है, वो क्या देने वाले। वो कहते हैं कि वोटर लिस्टों का हमने वेबसाइट पे डाल दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। प्रैक्टिकल मुमकिन है क्या? जहां 1,47,000 बूथ हो वहां 2.5-3 करोड़ पेज डाउनलोड करके उसको रिसर्च कर सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है सर। हम उसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मार रहे हैं, आप हमें दे दो, जो चंद मिनटों में वो दे सकते हैं, वो नहीं देना है। क्यों नहीं देना चाह रहे? और आज से इतिहास में कोई सा भी इलेक्शन दिखा दीजिए जहां 7% वोटिंग परसेंट बढ़ा हो। कौन सा इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में, आप बताइए? 2009 से लेके 2024 तक कौन सा बढ़ा है? मैं आपको आंकड़े के साथ बोलता हूं, कौन सा बढ़ा है? एक आंकड़ा बताइए जहां वोट बढ़ा हो। एक वोटिंग का नाम कई जगह नाम मिलता है, एक ही बाप के 20-20 बच्चे मिल जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है सर?
ये सवाल है। जब हाईकोर्ट में फैसला दे रहा है, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये एक एफिडेविट देते हैं कि हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? एक संविधानिक संस्था ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं दे सकते हैं? और 73 फॉर्म हम लोग ये कब मांग रहे हैं? जब टर्न वोटों का टर्न ओवर हो रहा है, जब वोटों बढ़ रहा है, तब हमें शक हो रहा है कि ये वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है, तब हमें एविडेंस मांग रहे हैं कि ये दो, तब इलेक्शन कमीशन मुकर जाती है, तब हम ये सवाल खड़ा करते हैं। अरे इनके सवाल के गंभीरता को समझिए। जो एलओपी आज आपको ये हल्के में लग सकता है, पर ये संवैधानिक संस्था कमजोर होगी। भले कांग्रेस यहां हार जाए, वहां आप जीत जाए, वो मुमकिन नहीं है, मगर संवैधानिक संस्थाओं के अगर खत्म होगी तो कल ये आपके लिए भी हानिकारक है, ये देश के लिए भी हानिकारक है। ये बात हार ये जीत की नहीं है, बात है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगी तो ये आवाज तो उठेगी। आज क्यों शंका पैदा हो गई? जब आप किसी सवालों का जवाब नहीं देके आप एलओपी के बात को बीजेपी और उनके सहयोगी दल जलेबी की तरह घुमाने लग गए। सिंपल सवाल है, ये टर्नओवर हुआ क्यों हुआ? ये वोटिंग लिस्ट हमें दे दो, सीसीटीवी फुटेज दे दो, हम देखना चाहते। क्यों नहीं दिखा रहे? मामला खत्म हो जाता। मगर मामले को उलझा के रखना, इससे शंका पैदा होता है कहीं ना कहीं इस बात में गहराई है, ये बुनियाद है कि ये वोटों की चोरी हुई है। ये चीज बिहार में भी होगा, भले वहां बीजेपी जीत जाए या कोई जीत जाए, ये बात नहीं है। अगर वोटों की चोरी होगी तो ये सवाल तो उठेगा। जी, बोलिए और बोलिए, let's go to मुकेश मुकेश गांधी साहब, बोलिए बोलिए। मुकेश गांधी साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस बात पे, सर इस चीज पे कमेंट करें जरूर कि 5 बजे के बाद आज तक कभी महाराष्ट्र की किसी भी चुनाव में 7.83, मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 8%। सर नासिर साहब, 7% नहीं है, 7.83% है, 83% है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 8%। 7.83, यस, ऑलमोस्ट 8%। नहीं एक मिनट और मैं, ब्यास भाई ने मेरे दिमाग से स्किप हो जाएगा। ब्यास भाई ने कहा कि चंद सीटों का इन्होंने गिना दिया कि वोट परसेंट। मैं कह रहा हूं 12,000 बूथ पे बड़े हैं जहां बीजेपी 85 सीट को इंपैक्ट कर रही है। ये चंद सीटों को गिना के शरद पवार के जीत गए, उबाटा के जीत गए, कांग्रेस के जीत गए, वो बात नहीं है। 85 सीटों को इंपैक्ट कर रहा है सर 12,000। सुशील व्यास साहब इज अ ब्रिलियंट लॉयर। सर सुशील व्यास जी, आप ब्रिलियंट वकील हैं, वो सिर्फ वही बात कहेंगे। जी आप बोले सर, बोलिए। नहीं, मैं कदर कर रहा हूं, मैं उनके योग्यता पे कोई मेरी सवाल ही नहीं है। मैं उस सवालों को उठा रहा हूं जो 12,000 बूथों को इंपैक्ट किया गया। 12,000 बूथों पे जो टर्नओवर हुआ, जो वोट परसेंट बढ़ा है, वहां से वो 12,000 बूथ का डेटा दे दो, एनालिसिस कर लेते हैं। मगर आप बोलोगे करोड़ों पे डाउनलोड करो, उससे रिसर्च, ये मुमकिन नहीं है सर। जब इलेक्शन में जब वोटिंग लिस्ट मिलता है, आपको हर बूथ पे दिया जाता है, शाम 7 बजे के बाद वो पेपर कहां जाता है? हम लोगों ने बूथ पे काम किया है, वो पता नहीं चलता है, वो इधर से उधर हो जाता है, उसको कोई नहीं रख पाता है सर। ये ब्याज भाई को भी मुकेश गांधी साहब, सर मुकेश गांधी साहब, सिर्फ खाली एक वाक्य बोलना चाहता हूँ, खाली एक वाक्य। आपने लगातार प्रश्न किया, बजाज जी ने भी किया, नासिर भाई ने भी, उसका उत्तर खाली आप ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे जो आंकड़े दिए 58 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के, वो 3:30 बजे तक के थे, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुआ, 5 बजे तक के थे, 3:30 बजे के नहीं थे, तो 5 बजे रिलीज किए गए। मैं देखिए नासिर भाई, मैंने आपको सुना, अब वो 8 घंटे 8.5 घंटे, अगर उन 58% को मैं 8.5 घंटे से डिवाइड कर दूं तो 7.7% पर आवर आता है। तो अब वो कितना बड़ा, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे इलेक्शन चला तो वही आया ना 7%, 7.5%। अरे सर ऐसा नहीं, अरे आप क्या ऐसा नहीं है। नहीं तो आप ये क्या तो कह दो 58% भी गलत है। व्यास साहब, एक इस पे छोटी सी वो बहुत जबरदस्त, आप वकील हैं साहब, मानता हूं, एनी टाइम आई एम इन लीगल ट्रबल आई एम गोइंग टू कम टू यू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तकलीफ क्या है, तकलीफ की बात क्या है? तकलीफ की बात यह है कि 5 बजे के बाद अगर 67 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं इन पोलिंग बूथ्स पर, सो वेयर इज दैट क्राउड? And you can't divide it equally. There would be 1,000 somewhere, 2,000 somewhere else, 3,000 somewhere else. So where is that crowd? I would love to know. Even in my booth, जू में जो मेरा बूथ है, उसमें सडनली, और वैसे भी वहां तो बीजेपी जीत रही थी, let's be very clear, वहां पे सडनली बूम, एकदम पता नहीं कितने वोट आ गए, और मैं देख रहा हूं यार, हम लोग तो अभी यहां से गए हैं, कोई भीड़ ही नहीं थी वहां पे 4:45 बजे, there was nothing, and suddenly 1,000 more votes coming from somewhere.
But anyway, I am not But going into that. you know, व्यास जी जब बोले, what is the total number of booths, व्यास जी? अगर 67 lakhs, हाँ? 1,27,000 बूथ 1,27,000 बूथ में क्या 60 वोटर्स ज्यादा नहीं आ सकते? एक Sir, बूथ मैं- एवरेज। मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि अगर वेयर इज द चैलेंज But if you divide it equally, na Pradeep ji? if you are questioning the turnout, where is the challenge? Sir, There they is are no challenge. questioning. No, they're Pradeep ji, talking they are talking about 12,000 booths. Yeah. They are not talking about 1,80,000 booths. No, but he's talking about the entire, you know, 65 How lakhs. to identify 12,000 votes? 12,000 booths, which the Congress has already identified and sent to the Where election is the commission. challenge? Where is the challenge? Sir, सर, all I am हाईकोर्ट saying में challenge is, किया है which is fine. The Congress these days, by the हाईकोर्ट way, में चैलेंज किया है और कहाँ जा सकते नहीं हैं? सर, Show me the petition number. Show me the petition number. सर मैं भेज ऐसा देता हूं, है, राजीव- मैं राजीव भेज जी, देता हूँ, मैं भेज देता हूँ सर। मैं- आप सर ऐसा मैं भेज है, देता हूँ। सर मुकेश मैं गांधी कोई भी- साहब आप व्यास भाई याद रखिएगा, मैं कोई भी हवा में बात नहीं करूंगा, जो बात करूंगा ऑथेंटिक मैंने कभी ऐसा नहीं कहा नासिर भाई। नहीं, इसलिए आपको मैं डिटेल व्यास भाई ना भेजता सर हूं। भाई, और हाई कोर्ट में जो और- उन्होंने दिया है और एफिडेविट, आदरणीय- वो एफिडेविट नंबर भी मैं आपको भेजता और हूँ। सुशील व्यास जी, भारत की सरकार आप ने दोनों दिया है। आदरणीय हैं। There is nothing individual Sir, against each other. sir. But Mr. Mukesh Gandhi is also a very dear friend of ours. He's been waiting for some time to have his say. I think we should go to him. And courtesy demands we should listen to him as he has been listening to us. Mukesh Gandhi साहब, अब आप बोलेंगे, please go ahead, sir. नासिर साहब, राजीव साहब, मेरा तो यही कहना है कि जो जीता वो सिकंदर और राहुल गांधी हारा वो उसका मुकद्दर। अभी सिकंदर के सामने मुकद्दर की लड़ाई करते करते वो ज्यादा करके अपना जनाधार बढ़ाने का काम करे, देश के हित में कुछ नए काम करे, प्रोग्रेस की बात करे, शशि थरूर से जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को कांग्रेस में सम्मिलित करे और देश का एक अच्छा अपोजिशन पार्टी बनाने का काम राहुल गांधी करेंगे तो हमारे देश के लिए भी अच्छा है। मैं राहुल गांधी को अप्रिशिएट करता हूं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ है, गांधी घराने से आए हैं। पर क्या हो गया है कि उनकी अमेरिका की जो लॉबी है और चाइना की जो लॉबी है उनके साथ में मिले हुए होने के कारण वो छोटे छोटे इश्यू को बड़ा बड़ा फ्लेयर अप करते हैं पर अपना जनाधार नहीं बढ़ाते हैं, लोगों के अंदर प्यार सर, मोहब्बत सर। का वातावरण करने की बात करते हैं पर बात होती नहीं है। सर, नासिर सर। साहब, मैं एक ही बात कहता हूं कि ये मुझे बोलने हिंदुस्तान दीजिए। है और अभी मोदी मैं जी के नेतृत्व आने में के मैं बाद नहीं में पढ़ना एक चाह रहा हूं, आपके पास परिवर्तन की आ- प्रक्रिया चालू हो गई है पैटर्न पे जी। और वो परिवर्तन में देश का प्रोग्रेस है, देश को आइडेंटिफाइड किया गया है। आज हम 4th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गए हैं और आज हमने सिंदूर में हमने दिखाया है कि हमारी डिफेंस की ताकत, मिलिट्री ताकत कितनी जबरदस्त है। फिर भी राहुल गांधी उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। सिर्फ नरेशन करने से एक बार आप जीत गए पर आप घड़ी घड़ी ऐसा काम करोगे और बिहार के इलेक्शन में आप हारने वाले हो, उसके लिए महाराष्ट्र के इलेक्शन का आप पिछोड़ा छोड़ते वो नहीं हो। तेजस्वी यादव तो ये बोलते हैं वो गलत जीतने बात। वाले हैं। सर वो तेजस्वी यादव साहब तो बोलते हैं वो जीतने वाले हैं। मेरा एक छोटा सवाल है मुकेश गांधी साहब आपसे। नासिर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, मैं याद रख लेना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन मैं जान करके हाँ, मुकेश गांधी साहब से पूछ रहा हूं। मुकेश गांधी साहब, अगर इंदिरा जी के वक्त की कांग्रेस को अगर हम याद करें, राजीव गांधी जी के वक्त की अगर कांग्रेस को याद करें मुकेश गांधी साहब, हाँ मैं नरसिम्हा राव साहब की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, हाँ इंदिरा जी के वक्त की कांग्रेस को और जो राजीव गांधी तक के जो कांग्रेस थी। सर, क्या मजाल थी किसी की कि कांग्रेस के खिलाफ कोई भी रिगिंग कर सके या वोट को इधर से उधर कर सके? कांग्रेस की ये ताकत हुआ करती थी, ये भवकाल था कांग्रेस का। सुशील व्यास जी विल बेयर मी आउट बिकॉज ही यूज्ड टू बी इन द कांग्रेस हिमसेल्फ। उस वाली कांग्रेस में आज की तारीख में कांग्रेस को जो बार बार इलेक्शन कमीशन को शिकायत करनी पड़ी है, मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अबाउट द कांग्रेस का वो भावकाल नहीं रहा सर। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब आप बोले मुकेश गांधी साहब, क्विक रिप्लाई फ्रॉम यू, देन आई गो टू। सर, एक ही बात है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन में जब ये पूरी कंप्लेंट करने के गए थे खड़से जी के साथ में, इनके प्रेसिडेंट, तो उनके साथ में जब वो निकले तब मैंने टीवी में पूरा उनका फुटेज देखा था कि खड़गे जी ने कहा कि वी हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन एंड हेल्दी डिस्कशन विद द इलेक्शन कमिश्नर एंड वी आर सेटिस्फाइड
and now the chapter here Right. is to be closed. Wonderful. I just want to ask Mukesh Gandhi साहब, sentence है सर, आप टीवी पे देख लेना वापिस एक बार। तो अगर वापिस Sir, you are confusing it with something बिहार का else. इलेक्शन आ गया तो आप महाराष्ट्र का वही पूरा Sir, you are confusing it with another meeting. क्यों बात करते हो? No, Gandhi, I just want to ask something important I happened remember today. something else. Pradeep ji. No, today I want to the important thing, वर्धापन दिन में जिस प्रकार से शरद पवार वर्सेस अजित पवार एक प्रकार से दिखने को मिला, और सुप्रिया सुले ने बहुत दुखदायक चीज से कहा कि हम पे कैसे कैसे अत्याचार हुआ है, और हमारा काम है अब इस अत्याचार को सहते हुए आगे बढ़ना। तो वेदना प्रकट हुआ है। मुकेश गांधी साहब, हाउ डू यू सी दैट? दोनों चाचा और ऐसा है, जो बीत गया सो बीत गया, गई हुई कल वापिस आती नहीं है, और आने वाला भविष्य चेंज करने के लिए हमको वर्तमान में मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत अजीत पवार जी कर रहे हैं, Right. प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं। आज क्या है कि So मुकेश गांधी साहब has already हमारी forgotten about his बहनें real बहुत leader. अच्छा काम कर रही है। वाह। अभी विदेश में जाके उन्होंने बहुत अच्छा हमारे भारत का प्रेजेंटेशन किया है, उनके लिए मैं तो सुप्रिया जी को धन्यवाद करता हूं पहले। Right, wonderful. पर आज जो उन्होंने जो बात की है, मैंने सब देखा है, और सुप्रिया जी की बात सही है। कई पैमाने में, अरे कई नजर से देखे जाए तो उनकी लॉजिक बरोबर है, पर अजीत पवार को और पूरे हमारे विधायकों को जिस तरह से दबाने का काम का किया गया, और जब पहले कांग्रेस, शरद पवार साहब की कांग्रेस शिवसेना के साथ जा सकती है, पहले जब थी तो बीजेपी के साथ जा सकती है, चंद्रबाबू नायडू भी सेक्युलर है, फिर भी अगर वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, तो आज पहले शरद पवार जी को जाना था, पर वो नहीं गए। तो अजीत पवार के हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि आज देश की प्रगति में हमको सहयोग करना है, इसलिए अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने मिलकर के आज बीजेपी के साथ अलायंस बनाया। जब बाप बूढ़ा हो जाता है ना, उसके साथ यही होता है। पवार जी का प्रभाव इतना था कि सारे एमएलए आउट ऑफ 52, 40 एमएलए ज्वाइंड विद द अजीत पवार। ये हो गया सर। तो इट मींस कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी with अजीत पवार की है। जी, एमएलए सारे अजीत पवार के साथ हैं, लोग किसके साथ हैं वो देखेंगे। सिंबल भी मिला आपको, पार्टी भी मिला, सब कुछ मिल गया। आज आपने पुणे में 2 शो देखे आपने, देखे सुबह शरद पवार जी का देखा और शाम को अजीत पवार का देखा। आपको मालूम पड़ेगा कि कितना पुणे का ट्रैफिक जाम हो गया था। और आज सर मुंह मत खुलवाइए, उससे ज्यादा सर रोड शो कैसे होता है? पीपल हैज अटेंडेड। सर 42 साल से मैं देख रहा हूँ रोड शो कैसे होता है, जाने दो ना सर। नासिर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज। नासिर साहब फ्लोर इज योर्स, प्लीज। सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूँ जी प्लीज। क्योंकि पता नहीं बात हो रही, क्योंकि एलओपी के ये मत को नहीं समझ रहे। राहुल गांधी की जो एलओपी की पद है वो प्रधानमंत्री के समांतर की पद होती है। वो एक संवैधानिक, बार ये एलओपी का अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक पदों का अपमान कर रहे हैं। ये कहते हैं चीन के साथ उनका साठगांठ है। चीन आज भी लद्दाख में हमारे जमीन पे बैठा है, बेमिसाल चुप है, बेमिसाल की आवाज नहीं आ रही है। ट्रम्प नामा हिंदुस्तान के अंदर लोग पढ़ते थे, जो जात पात कमाला जप रहे थे, आज वो 13 बार बोल चुका है कि सीज फायर हमने कराया है। सुबह 11 एफिडेविट दिया है सर, कोर्ट में एफिडेविट दिया है जी। सॉरी, सुबह उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है ट्रम्प साहब ने। जी हाँ, सुनिए, सुबह 11 बजे हमारे देश की फौज और एमई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है कि हम ये हो रहा है, हम अटैक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारे देश को ब्रीफ कर रहा होता है। 3:30 बजे अचानक सीज फायर हो जाता है। कौन किसके साथ मिला हुआ है वो उसका जवाब चाहिए। कौन से कंडीशन पे सीज फायर किया गया? अमेरिका ने कहा, सुन लीजिए सर, अभी बहुत लाइटली में मत लीजिए इस बात को। एक तीसरे देश का राष्ट्रपति कहता है कि हमने सीज फायर करा, इनको ट्रेड का बिजनेस दिखाया। 13 बार उसने बोला, कोई खंडन नहीं किया गया। आज जयशंकर जी ने हर प्लेटफॉर्म पे बोला है, आज भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि हम टेररिस्ट कैंप को उड़ा दिया है। और 10 तारीख के आज सुनिए ना, 2 उन्होंने बोला 11 में से 8 एयरफील्ड हमने तबाह कर दिया है। तब पाकिस्तान सामने से सीज फायर का ऑफर किया।
तो आप जयशंकर को मानने को तैयार नहीं, आप कोई विदेश। जयचंद शंकर के बात को कोई मान नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने देश की मुखबरी की है, देश के साथ गद्दारी की है। जो पाकिस्तान को बता के हमला करता हो, ऐसे लोगों पे हम यकीन नहीं करते। हमारे देश के प्रधानमंत्री से बड़ा पद कोई, वो सीज फायर का ऐलान क्यों नहीं करते, ये हम जानना चाहते। जो 11:30-12 बजे तक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा हो, एक 5 सेकंड के अंदर सीज फायर हो जाता है, एक ट्रम्प का ट्वीट आता है। सीडीएस अनिल चौहान जी ने कहा कि हमने उनको बाद में किस कंडीशन, 9 टेरर कैंप्स उड़ाने के बाद सीडीएस ने कहा हमने इनको इन्फॉर्म कर दिया। सवाल ही नहीं है, हम अपने सेनाओं के शौर्य पे सवाल नहीं है, हम मानते हैं उड़ाया, हमें उस पर कोई शक शंका नहीं है। आप बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, मैं दूसरी तरफ ला रहा हूं। मैं कह रहा हूं सेनाओं ने हमला किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, सब कुछ सही है, मगर सीज फायर की कोई एक डिस्कशन होगी, टेबल डिस्कशन होता है, एक सीज फायर की एक कंडीशन होता है। किस चीज पे सीज फायर हुआ, देश को पता है। चलिए मैं पूछता हूं प्रदीप भाई, आप सरकार, आप बताइए सीज फायर किस बात पे हुआ है, कोई कौन सा कंडीशन है, कौन सा डॉक्यूमेंट साइन हुआ है? सर उसको रिवील नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे रिवील, क्या बात कर रहे हैं बट अभी आज भी सिस्टम क्लियर है। वो बोले कि इफ द टेररिस्ट, जयशंकर जी का स्टेटमेंट है, इफ द टेररिस्ट आर लाइंग डीप इनसाइड पाकिस्तान, वी विल गो इनसाइड पाकिस्तान, डीप इनसाइड पाकिस्तान एंड डिस्ट्रॉय देम। वॉर इज नॉट ओवर एज लॉन्ग एज टेररिज्म इज नॉट ओवर। नासिर साहब, आर यू स्टिल विद अस? कैन यू हियर अस? हां, यू कैन। यस, वॉर गो अहेड सर, बोलिए सर प्लीज। वॉर इज नॉट ओवर टिल टेररिज्म इज नॉट ओवर। अरे सर, आप कहते कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, तो फिर सीज फायर का क्या है वो बताइए। फिर चलिए, जब आप बोले ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट है, यानी कि हम वार में है, आप कह रहे हैं एक्ट, और अभी हम वार के अंदर है, तो फिर सीज फायर क्या है, आप मुझे समझाइए। ये देखिए, प्रेम चोपड़ा की भाषण सुनना नहीं है, ये हिंदी फिल्मों की भाषण नहीं, ये देश की बात है, देश की भाषण सुनने नहीं बैठा है। आप देश की सुरक्षा पे अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसमें दम दिखना चाहिए, उसमें बातों में कहने में अच्छा नहीं दिखना चाहिए। क्या सीज फायर का कंडीशन है, किसी को पता है तो बताइए। कोई टेबल डिस्कशन नहीं होता है, एक ट्वीट के ऊपर सीज फायर, बस ये पता है। जब हम पीओ को लेने वाले थे तो क्यों नहीं लिया, किसने रोका था? सर पीओ के कोई नहीं लेने वाला था सर, there was no plan to take POK. अब बताइए, चाइना और अमेरिका के साथ किसका सेटिंग है? अब ये गांधी भाई से पूछ लीजिएगा, कहां चाइना कहां अमेरिका, दोनों की बात आईने की तरह आपके सामने रख दी। अब रही बात, आप कहते 71 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा, तो हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के चल रहे थे, पूरा ओपोजिशन उनके साथ था, कोई ओपोजिशन के खिलाफ नहीं था, क्योंकि ये देश की बात थी, ये राजनीति की बात नहीं थी। मगर जब विपक्ष को साथ में लिए बिना कोई फैसला होगा, कोई कुछ बताए, लो आप ऑल पार्टी मीटिंग भी तक नहीं बुला के समझा पाए कि क्या सीज फायर है, तब ये सवाल उठता है आखिर क्या कंडीशन है। आज सुप्रिया सुले जी ने कहा, वी अप्रिशिएट नरेंद्र मोदी जीरो टॉलरेंस टू टेरर। सुप्रिया सुले, आपके जो चिदम्बरम साहब बोल रहे कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है, इंडिया अलायंस बिखर रहा है, यही आपके ही लीडर चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, देयर इज नो इंडिया अलायंस, दे ऑल फॉलिंग बैक, दो नेताओं की बात का जवाब देने लगेंगे तो पता है, सुप्रिया सुले अगर विदेश में जाके कुछ बोलती हैं या हमारे नहीं सुन लीजिए ना, आप कहीं, वो एक सरकार का एजेंडा होता है, वो सरकार के एजेंडे को चलाती है, उससे कोई एनसीपी का सुन लीजिए, आप सुनिए ना सर जी, बोलिए। ये जो भी डेलीगेशन जाता है, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, बजाज भाई एक सेकंड दीजिए, बात खत्म होने दीजिए ना, बोलिए नाज़िर साहब बोलिए। जो डेलीगेशन हिंदुस्तान से गया वो किसका एजेंडा लेके जाएगा? सरकार का ही बात करेगा, वो थोड़ी बजा के दूसरी बात। तो हम, वो एक अलग बात है, उससे आप नहीं बता के सुप्रिया सुले का अपना पर्सनल स्टेट, हम देश की बात कर रहे हैं। देश में आप कुछ हो रहा है तो आप विपक्ष को साथ में लेके बात कर लेते हैं, ये मैटर वहीं खत्म हो सकता है। साहब, on one thing I agree with you totally, and I'm sure inside even Sushil Vyas ji will agree with me and Mukesh Gandhi साहब will also agree with me। बाहर वो क्या बोले मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सुशील व्यास जी पब्लिकली भी वही बात करेंगे। आई एम श्योर नाज़िर साहब, आप देखना एक या दो दिन में पार्टी लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें एक कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग होगी। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं सर, और हर एक को बताया जाएगा वास्तविकता में क्या हुआ, और कोई भी पार्टी का लीडर बाहर आके उसके बारे में कुछ बोलेगा नहीं, ये बता रहा हूं मैं आपको सर। वहां पर क्या हुआ है
वहां पर क्या हुआ है, even I am not allowed to say. Let me tell you very frankly, even though I have most of the information, but I am not allowed to say it. But this will happen. You watch. And I agree with you that opposition leaders, they need to be briefed. Let's be very clear. एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, ब्रीफ कर दीजिए उनको, ऐसी क्या बात है? There is no problem there. बट आज सर, आज शरद पवार जी ने खुद कहा, क्लियर कट कहा कि यू डोंट रिक्वायर अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल अरे सर, सेशन ऑफ आप शरद पार्लियामेंट। पवार साहब के स्टेटमेंट से कांग्रेस के स्टेटमेंट को क्यों जोड़ते हैं प्रदीप भाई? मैं ये इंडिया समझ नहीं अलायंस पा है रहा। नासिर साहब, इंडिया नहीं, अलायंस। अलायंस अलग चीज है। आप अलायंस, वो एक अलग पार्टी, हम एक, अगर सब कुछ एक होता तो सारी पार्टी एक ही होती। आप अलायंस का मतलब नहीं कि उनकी राय हमारी राय हो जी, जाएगी, बिल्कुल। हमारी सोच उनकी सोच हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। हम एक अलग पार्टी, हम एक अलग राजनीति करते हैं, वो एक अलग पार्टी अलग। ये अलायंस होना एक डिफरेंट चीज है, But पार्टी होना एक different चीज है। आप congratulations दोनों to को our मैच कर रहे हैं। DRDO. Congratulations to नहीं तो DRDO. बीजेपी और सिंधे की एक सोच नहीं हो सकती है। बीजेपी agree. अलग होगी, सिंधे अलग सोचेगी। I agree with या you. आप दोनों के Which एक is दूसरे why को we नहीं want टोक Eknath सकते। Shinde ji and Devendra एक Fadnavis मिनट to get along. आज अखबारों में क्या आता है कि अजीत पवार हमें पैसा नहीं दे रहा है, सिंधे गुट के नेता नाराज है। दोनों अलायंस पर क्यों कुटबाजी कर रहे हैं, क्यों आपस में लड़ रहे हैं? अखबारों पूरी भरी पड़ी है। तो मैं उस बातों को नहीं, ये पार्टियों की अलग, पर सोच की बात अलग है, पार्टी अलग चलती है, जी। उनकी राय अलग है, हमारी राय अलग Gentlemen, है, we तभी really अलग have run पार्टी out है। of time. I must congratulate everybody over here for a very good discussion, fantastic discussion. Thank you very थैंक much. यू सर, थैंक यू सो मच। Number two, don't go just yet. 1 second. We must positively congratulate DRDO and ISRO. DRDO और ISRO के लोग सामने नहीं आते हैं। उन्होंने पीछे से जो काम किया है वो काबिले तारीफ है सर। It is our scientists have done- हमारे जो साइंटिस्ट हैं salute. उनको सबसे बड़ा श्रेय जाता है ये ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस का, वेरी फ्रैंकली। नंबर 2, आप सबको बड़े मंगल की बहुत 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 शुभकामनाएं। बड़ा मंगल, वो हनुमान जी का मंदिर जो अलीगंज में आलिया बेगम ने बनवाया, शुजाउद्दौला की दूसरी बीवी 1753 में। यह कहानी मैं बहुत बार सुना चुका हूं। इट्स देयर ऑन द rkbshow.com, कभी भी देख लीजिएगा। हनुमान जी खुद उनके, मतलब ये कहा जाता है, सपने में आए आलिया बेगम के और कहा कि वहां पर मेरी एक मूर्ति है, कृपा करके स्थापना कर दीजिए। एंड शुजाउद्दौला, बाय द वे, जब मंदिर बन गया, नवाब शुजाउद्दौला वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू दैट टेम्पल। और उन्होंने कहा भाई मैं शिरक तो नहीं कर सकता, आगे आप आरती वारती पढ़ दीजिए, मेरी तरफ से बूंदी का आप प्रसाद जरूर चढ़ा दीजिएगा। सर, दिस इज माई इंडिया, आई होप इट इज योर्स ऑल्सो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय बजरंगबली। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय हिंद। Thank you, sir. But that was nice. It's fantastic It discussion. was a lovely discussion. Very, very good. And Fantastic. nobody lost their temper, which is usually Nasser Saab loses his temper, but this time he didn't. But he spoke very well. So did Mukesh Gandhi Saab, and so did Vyas Saab. As to the conditions of the ceasefire, Pradeep ji, they're very confidential. I don't think they will be relieved. They will be revealed to anyone. Let's be very, very clear. Sir, as we always say, we have to believe officers. When they say the military has stuck, we need to believe them. But they have. You can't believe a Pakistani agenda. That where Pakistani should- agenda? How can you do that? They're jokers. Yes. They're idiots. क्या किन की बात कर रहे हैं So आप? जब हम कह रहे हैं कि 8 bases तबाह कर दिया out of 11 that forced them to come for ceasefire. सर 8 out of 11 नहीं किए, पाकिस्तान खुद बोलता है 16 किए हैं। No, but today the official statement is 8 was totally destroyed. वो हमारी स्टेटमेंट। Yes, yes. 8 was totally destroyed, and that was major air bases that were destroyed. After which they had no other option but to come for ceasefire, and they came. That's right. So when our officers say this, you need to believe that. And I personally support Mr. Modi's silence on Donald Trump. Let's be very clear. Having a quarrel with the US president is of no benefit to anyone. But let's be very, Yes, very clear. exactly, because he has projected himself as a foolish person. Where is it? You can't be a fool like him. जयशंकर You can't. साहब, सर जयशंकर साहब ने बोल दिया ना, Yes, yes. there was no mediation. बिल्कुल. और तो और छोड़िए, शशि थरूर साहब ने नहीं, सदान खुर्शीद साहब ने भी बोला है, there was no mediation. और क्या है, और क्या चाहिए? अब ये कहना कि मोदी जी खुद बोले ट्रम्प तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा थोड़ी होता है सर। क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये इनको तू मैंने चाहिए ट्रम्प और मोदी के बीच में, look at ऐसा the नहीं way होता। Trump ये is- वो व्हाट डू दे थिंक मिस्टर मोदी इज ज़ेलेंस्की, कि ज़ेलेंस्की टी-शर्ट पहन के आ गया व्हाइट हाउस के अंदर और वहां पे मतलब ऐसा लग रहा था कि मारपीट होने वाली है। That's what Donald Trump likes. Looking at the manner in which he has been quarreling with everybody. Elon Musk I से think जिस that's what he प्रकार से likes. अब तक जो हाथ में हाथ चल के डाल के चल रहे थे, आज इलॉन मस्क से झगड़ा है उनका।
खुलेआम जग रहे, it's a war. और एलॉन और भारत ने एक बहुत बढ़िया मैसेज संदेश भेजा है ना सर अमेरिका को। एलॉन मस्क को स्टारलिंक दे दिया ना, स्टारलिंक का लाइसेंस दे दिया ना। And his father has come in India and he's looking and he is a Hanuman Bhakta, Yes. by the way, and he has gone, first thing he has done, he has gone to the Ram Mandir at Ayodhya. Exactly. और एक और आपको चीज बताऊं छोटी सी, कैन वी गेट रिड ऑफ दैट ब्रेकिंग न्यूज नाउ प्लीज, थैंक यू। सर एक और छोटी सी चीज आपको बताता हूं, आपको मालूम है देयर इज अ लवली इंटरव्यू ऑफ बराक ओबामा व्हिच इज अवेलेबल एवरीवेयर, where the interviewer asks him, how do you get rid of your tension? He pulls out of his right pocket a small idol of Hanumanji and he says, this is a idol of the Hindu god Hanumanji, and I just clutch him like this and I remember all the difficulties that he had to go through and he takes away all my stress. This is what Barack Obama said about Hanumanji, क्योंकि आज बड़ा मंगल है, मुझे ये बात सुनानी थी इसलिए मैंने सुना दी अंदर घुसा के किसी भी तरीके से, whether it's relevant or not, that's a separate issue. But I'll tell you very frankly, जो मोदी जी अभी कर रहे हैं बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं सर। By not replying to Trump, he has replied to Trump. Let's be very clear. और वो बार बार जो बेट कर रहे हैं ना मोदी को, इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप रिप्लाई कीजिए, I hope he doesn't take the bait. He is not taking it. I mean, he has till now proved absolutely calmness on that. He's made Jay Shankar make all the statements. He made Shashi Tharoor ridicule Trump, saying that he's one of the prime ministers, presidents that we have never seen. We have seen people from Clinton to... we have seen yes. people from Reagan to Yes, Clinton exactly. to everybody. And nobody behaved. And Bush Senior and Bush Junior. And nobody has behaved the way he behaves. Now he's given the message in the US, sitting in US, our people did that. And what more you want? And number two, most importantly, which needs to be repeated, because I know this channel is also watched in Pakistan. Pradeep ji, बिल्कुल. भारतीय सेना ने प्रूफ दिए हैं, एविडेंस दी है, सैटेलाइट पिक्चर्स दिए हैं, बिफोर आफ्टर विद अ टाइम स्टैंप। बिफोर ऐसा था, आफ्टर द अटैक ऐसा है, बिफोर ऐसा है, आफ्टर द अटैक ऐसा है। और पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया, और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं सर, वीडियो गेम दिखा रहे हैं कि देखो हमने रफाल तोड़ दिया। मतलब सर इतने बड़े गधों की फौज मैंने कभी नहीं देखी है, विच इज वाई द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, डू यू नो व्हाट इट इज सर? गधे. डोंकीज. नो, आई एम जेन्युइनली सेइंग, आप सब लोगों के सामने मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट गधे हैं। जेन्युइनली चाइना को सबसे ज्यादा गधे बेचते हैं, बिकॉज डोंकी मीट इज very well liked in China. और आज the Russian foreign minister was laughing because the Pakistanis offered donkeys for oil, for Russian oil. I'm not joking, it really happened. You think I'm joking? You can check it out. Pakistanis actually offered donkeys for Russian oil. I mean, what are they smoking? I know you get the best drugs in the world in Pakistan, and you get the best terrorists also in Pakistan. So now the world has to decide what they're going to do. You know, Pradeep ji, I've always maintained that as long as the Pakistanis do not target white, Caucasian, Christian, Americans and Europeans, these guys won't mind giving them one IMF loan or one World Bank loan or one other loan after the other. जिस दिन ये लोग अमेरिकनों को या यूरोपियंस को टारगेट करेंगे या अंग्रेजों को टारगेट करेंगे, और जो होने वाला है, as Hillary Clinton herself said, you can't raise snakes in your backyard and expect they will only bite your enemies, they won't bite you. वो होने वाला है सर। तब जा करके यूरोप जागेगा, अमेरिका जागेगा कि अरे बाप रे हम लोगों ने क्या कर दिया। और तीसरी चीज जो सामने आ रही है, I don't have any confirmation for this, but this is all over the net, sir. And very, very senior army officers, not just from India but from Pakistan, are saying this, Pradeep ji. Pakistanis never had a nuclear bomb. Are you aware of this? That's what they, in fact, it is that it was all US. They were US bombs, yes. which were given to the Americans, which were given to the Pakistanis, given by the Americans to the Pakistanis to create a balance between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इक्विवेलेंस क्रिएट करने के लिए जब वाजपेयी जी ने पोखरान 2 किया, उसके फौरन बाद 2 दिन के अंदर अंदर they also exploded. It is not possible, sir. So these were all American bombs, and the Americans now
have taken control of the entire nuclear arsenal that was there in Pakistan. So Pakistan का जो nuclear blackmail था, which was called by Narendra Modi, is now over. It's all over. It's all over, and the fact is they don't have a nuclear power at all. They don't. They are not a nuclear power at all. They don't. They are not. Yes. They are bloody liars, utter liars. लेकिन एक चीज है, पाकिस्तानी आर्मी को मानना पड़ेगा सर. Field Marshal. नहीं, फील्ड मार्शल नहीं सर. नहीं. Fraud Marshal. सर पाकिस्तानी फौज ऐसी है कि उनको आज आप $2 ट्रिलियन भी दे दो ना, वो भी एक साल में खत्म हो जाएंगे. वो कहां जाएंगे किसी को मालूम नहीं पड़ेगा. इट्स अ ब्लैक होल. कोई लंदन में, कनाडा में, पनामा में, पता नहीं कहां पे इन्वेस्ट हो जाएंगे उनके नाम पे. These Pakistani फौजीज have looted their country for such a long time that now people say all countries have an army. In Pakistan, the army has a country. That's it. And that's our Prime Minister. We are very proud of him. And look at that bridge. Oh God, the highest railway bridge in the world, which now connects Srinagar to Katra. यानी कश्मीर वैली से अब आप ट्रेन से जा सकते हैं प्रदीप जी सीधा कन्याकुमारी तक. Yes. And that, by the way, is a huge achievement. And I am very Fantastic. proud to be Indian. So 4,000 kilometers from Kashmir to Kanyakumari by train. Fantastic. Right, that's just about it in tonight's show. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ रहने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए, हम लोगों को देखने के लिए. एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लें, शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक भी करें अगर दिल करे तो, कमेंट जरूर करें. प्लीज डू कमेंट. आई लव रीडिंग योर कमेंट्स. प्रदीप जी एंड आई ऑफ कोर्स विल बी बैक टुमारो. वो घंटी भी बज गई है. The fastest growing channel in the nation now. Fastest growing channel in the nation now, as Pradeep ji is so fond of saying, and it is the truth, by the way. It is the fastest growing channel in the nation. Or we'll of course be back with you tomorrow, and that's where you can find us on Facebook, on Instagram, and on X, and all other social media. So we are everywhere, and you can just catch us in all these places. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. Bharat Mata जय Ki हिंद. Jai.